गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको मैंने हिस्ट्री पढ़ाई, आपको मैंने साइंस पढ़ाई, आपको मैंने एमपी पढ़ाया, है ना। जैसे आपने देखा होगा मेरा वीडियो। आपको मैं उस दिन हिस्ट्री की क्लास में मराठा पढ़ा रहा था और मराठा में शिवाजी के बारे में बता रहा था। शिवाजी कैसे छत्रपति बने उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शिवाजी कैसे क्या हुआ था और कैसे छत्रपति का पद लिए थे। आज मैं वो चैप्टर पूरा ख़त्म करूँगा कि मराठा साम्राज्य कैसे अंग्रेज़ों के अधीन हुआ, कैसे अंग्रेज आए भारत में, मराठा बेल्ट में अंग्रेज कैसे अपना अधिकार बनाए और कैसे अधिकार बना के पूरे धीरे धीरे एक एक क्षेत्र को कब्जा करे और पूरे भारत में अपना एक छत्र राज बना लिया। आज उसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उस दिन उन्होंने आपको मराठा के बारे में बताया था कि मराठा क्या है, मराठा कहाँ से आए थे, मराठा कैसे बने थे। अभी जो मराठा है, मराठा में उस दिन मैंने आपको बताया था कि छत्रपति का पद लेकर शिवाजी गद्दी पर बैठ गए थे, है ना। छत्रपति का पद लेकर शिवाजी गद्दी पर बैठ गए थे। उसके बाद इनके द्वारा ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, थोड़ा बहुत काम किया गया। इन्होंने सबसे पहले सरदेशमुखी एक कर चालू किया और एक चौथ कर चालू किया। क्या किया? एक सरदेशमुखी कर और एक चौथ कर चालू किया। दो तरह के कर इनके द्वारा लगाए गए थे। सरदेशमुखी कर जो 1/10 भाग लगता था और चौथ कर जो 1/4 भाग लगता था। सरदेशमुखी कर का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र जो मेरे अधीन है उसका प्रमुख होने के कारण, उसका नेता होने के कारण 1/4 भाग आप मुझे कर के रूप में दोगे, वह सरदेशमुखी कर कहलाता है। दूसरा होता है चौथ कर, है ना। चौथ कर का मतलब होता है 1/4 भाग लगता था कि जो क्षेत्र मेरे अधीन नहीं है, जहाँ मेरा साम्राज्य नहीं फैला हुआ है, मैं उस क्षेत्र को बर्बाद नहीं करूंगा, उस क्षेत्र में लड़ाई नहीं करूंगा, उस क्षेत्र में घुसूंगा नहीं। बात समझ आ रही है? तो आपके क्षेत्र अगर से आप मुझसे अपने क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको मुझे कर देना पड़ेगा। कौन सा कर देना पड़ेगा? चौथ कर देना पड़ेगा, जो कि 1/4 भाग होता था। क्लियर है यहाँ तक बात? उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजा बन चुके हैं, राज्याभिषेक हो चुका है। इन्होंने अष्टप्रधान का एक पद चालू किया। क्या चालू किया? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का मतलब होता है कि इनके दरबार में 8 पद बनाए गए, जिस पद में अलग अलग लोगों की नियुक्ति की गई। उसमें से जो मेन है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बताऊंगा। पहला होता है पेशवा, दूसरा होता है सरदेशमुखी, सॉरी, पहला होता है पेशवा, फिर होता है सर ई नौबतकर होता है, फिर होता है सुमंत। ठीक है, कौन होता है? सुमंत। सुमंत का मतलब होता है विदेश मंत्री। सर ए नौबत का मतलब होता है सेनापति, वो सेनापति का पद था। और पेशवा का मतलब होता है पीएम, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पेशवा। ठीक है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि पहले छत्रपति चले, शिवाजी चले, उसके बाद मराठा में पेशवा आ गए। पेशवा का नाम चलने लगा, पेशवा काफी आगे बढ़ गए और लास्ट में जो युद्ध होगा अंग्रेजों के साथ, वो पेशवा का ही होगा। ठीक है, तो उस पेशवा के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री का एक पद इनके द्वारा चालू किया गया था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? समय बीतता जा रहा है। 3 अप्रैल 1680 का समय आ गया, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? समझना, 3 अप्रैल 1680 का समय आता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ये इनका एक बेटा था संभाजी। संभाजी के बारे में आपको बताया था, अंग्रेजों की कैद में था। उसको मखरब खां के द्वारा, एक मखरब खां मुसलमान था, 1689 में, 1689 में मखरब खां के द्वारा, इसका एक सलाहकार था कवि कलश, उसकी सहायता से इनको, संभाजी को भी क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। संभाजी को भी मार दिया गया था। कवि कलश सलाहकार थे और मखरब खां एक मुस्लिम था, उसके द्वारा इनको मार दिया गया था। जो संभाजी का एक बेटा था उसका नाम था साहू जी। याद रखिएगा, संभाजी का एक बेटा था उसका नाम था साहू जी। तो साहू जी भी घूम फिर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। अभी तक वो साम्राज्य से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत दिलेर था, साहसी था, हिम्मती था। ठीक है, बात समझना। ये सब घटना घट रही है, मराठा क्षेत्र चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी समय बीच में एक राजा राम आकर गद्दी पर, मराठा की गद्दी पे कौन बैठ गया? राजा राम। राजा राम नाम का आदमी आके गद्दी पर बैठ गया। राजा राम ने कुछ नहीं किया। जो रायगढ़ पहले राजधानी शिवाजी के द्वारा बनाई गई थी, इस राजधानी को रायगढ़ से हटाकर इन्होंने सतारा ले गए। कहाँ ले गए? सतारा। राजधानी परिवर्तन का काम कर दिया गया, सतारा ले गए। और 1700 ईस्वी जब आई, 1700 ईस्वी में इनकी, 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, समझना बात को,
इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई, इनकी पत्नी का नाम क्या है? ताराबाई, जो कि महिला है, बात समझिएगा। और इनका एक बेटा था, छोटा सा बेटा था, इसका नाम क्या था? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, तो इनको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इसकी संरक्षक बन जाती है ताराबाई। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की संरक्षक बन जाती है और पूरी यहाँ की बागडोर किसके पास आ जाती है? मराठा की पूरी बागडोर ताराबाई के पास आ जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? मतलब शिवाजी से जो मराठा छत्रपति से चालू हुआ था, वो अब गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? ताराबाई बैठी हुई है, जो एक महिला है। बात समझ आ रही है? महिला गद्दी पर बैठी है, उनका बच्चा छोटा है। इस तरह से ये थोड़ा सा कमजोर होने लगे। कौन? मराठा क्षेत्र थोड़ा कमजोर होने लगा था। उसी समय 1707 का समय आता है। 1707 के समय औरंगजेब की डेथ हो जाती है शायद। अब औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है तो वहाँ से मुगल भी कमजोर होने चालू हो जाते हैं। बात में मुगल भी कमजोर होने लग जाते हैं। अंतिम जो दमदार शासक था जो मुगलों का था, उसका नाम औरंगजेब था। क्लियर है? अब बात समझना, ताराबाई गद्दी पर बैठी है, शिवाजी उसका छोटा सा बच्चा है ना। तो ये साहू जी थे हमारे, ये साहू जी घूम रहे थे, घूमते घूमते मुगल दरबार पे पहुंच गए। उन्होंने बोला, तुम कहाँ यहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो भाई? तुम अपना साम्राज्य संभालो। जहाँ ताराबाई बैठी है वहाँ तुमको बैठना चाहिए था। बात समझ, जहाँ ताराबाई बैठी है वहाँ तुमको बैठना चाहिए था। ये बहुत योग्य दमदार आदमी था। इसने क्या किया, उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था विश्वनाथ। उनका नाम क्या था? विश्वनाथ। वो भी बहुत ताकतवर थे। दो ताकतवर साथ में घूम रहे थे। पहला नाम था साहू जी और दूसरा नाम था विश्वनाथ। अब ये विश्वनाथ और साहू जी के द्वारा लड़ाई लड़ी गई। उस युद्ध का नाम था 1707। कौन सा सन था? 1707। 1707 में इनके द्वारा खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। कौन कौन लड़े थे? ताराबाई लड़ी थी, साहू जी लड़े थे और विश्वनाथ के द्वारा लड़ा गया था। जब विश्वनाथ के द्वारा साहू जी का सपोर्ट किया गया, इस ताराबाई को क्या कर दिया गया? पद से हटा दिया गया और छत्रपति के रूप में कौन विद्वान हो गया? छत्रपति के रूप में गद्दी पर कौन बैठ गया? साहू जी। अब साहू जी छत्रपति बन चुका है। हाँ समझना, बात है कब? 1707 की। क्लियर है? अब साहू जी गद्दी पर बैठे हैं, साहू जी गद्दी पर बैठ के छत्रपति बन चुके हैं। अब भैया उसका जो विशाल दोस्त है, उसका जो अच्छा दोस्त है, उसका नाम क्या है? विश्वनाथ। अब ये जो विश्वनाथ है, इसको भी कोई पद देना पड़ेगा। लड़ाई में साथ में रहा, सब कुछ किया, तो इसको इन्होंने दे दिया प्रधानमंत्री का पद, अर्थात पेशवा का पद। किसको दे दिया गया? विश्वनाथ को दे दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब छत्रपति कौन है? साहू जी छत्रपति बने हैं। विश्वनाथ जो उनका दोस्त था, उनको पीएम बना दिया गया। पीएम मतलब क्या? पेशवा बना दिया गया। तो प्रथम पेशवा कौन बन गया? विश्वनाथ। और छत्रपति का पद लेके साहू जी गद्दी पर बैठ गए। अब समझिए, साहू जी गद्दी पर बैठ चुके हैं, है ना। अब इन्होंने क्या किया? ज्यादा मतलब नहीं रखा, घूमा फिरा, खाया पिया, सोया। बात समझ आ रही है? अपने सिंपल सा जीवन जैसे चलता है वैसे चलने लगा। जो पदभार है, जो समय है, जो पब्लिक की डिमांड है, उनको जो समस्या है, उसको सबको विश्वनाथ सुनने लगे। विश्वनाथ उनके बारे में सुनने लगे, उनके बारे में जानने लगे। क्लियर है? ये सब घटना यहाँ पे घटती चली जा रही है। पब्लिक का टच साहू जी से हटकर किससे बढ़ता चला गया? विश्वनाथ से बढ़ता चला गया। ये मैं आपको इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि बाद में संगोला की संधि होगी। संगोला की संधि 1750 में होगी और 1750 में छत्रपति का पद समाप्त कर दिया जाएगा और सारी इस छत्रपति की शक्तियाँ पेशवा में निहित हो जाएंगी और पेशवा मराठा प्रमुख बन जाएगा। सारी बात समझ में? तो छत्रपति का पद में साहू जी हैं, विश्वनाथ हैं। ये अपना धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। क्लियर है? समय बीतता जा रहा है। समय जब बीत गया, कुछ समय के बाद विश्वनाथ की भी डेथ हो जाती है। बात समझ आ रही है? विश्वनाथ की भी डेथ हो जाती है, समय बीत रहा है, शांति से चल रहा है सब कुछ अपना काम, लेकिन इसका जो पद की वैल्यू है छत्रपति की, वो कम होते जा रही है और जो पेशवा के पद की वैल्यू है वो क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? फिर बात समझना कि बाजीराव प्रथम आ जाता है। इसके बारे में तो आप अच्छे जानते होंगे। बाजीराव प्रथम आ जाते हैं। बाजीराव प्रथम विश्वनाथ के पुत्र थे, आप समझिएगा। अभी पेशवा की गद्दी पर बैठ जाते हैं बाजीराव प्रथम। और जब बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठ जाते हैं वो बोलते हैं, इनके बारे में बता दूं पहले, आप जानते होंगे इनके बारे में, पिक्चर भी आपने देखी होगी, वही है मस्तानी मस्तानी मस्तानी, समझ रहे हो? वही वाले हैं, काशीबाई और दूसरा कौन था? मस्तानी। क्लियर है? अब इन्होंने क्या, बहुत ही दमदार, बहुत ही अपने पिता के समान योग्य आदमी थे। इन्होंने कहा, एक डायलॉग मारा था किसके सामने? साहू जी के सामने में कहा था कि जर्जर वृक्ष के
सखेत महल जर्जर वृक्ष हो चुका है, जो मुगल है वो जर्जर हो चुके हैं। अब उनके हमको तोड़ना चाहिए, उनको अटैक करें, क्योंकि मुगल भी कमजोर होते जा रहे थे, हमको तोड़ दें। हम जब इनको तोड़ देंगे तो हमारा साम्राज्य फिर से एक बार आगे बढ़ जाएगा। ये किसने कहा था? बाजीराव प्रथम के द्वारा कहा गया था। किससे कहा गया था? साहू जी को कहा गया था। साहू जी ने कहा तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मतलब तुम बहुत योग्य पुत्र के, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। आगे बात समझ में? अब इतना समय बीतता चला जा रहा है, इन्होंने खूब लड़ाई लगी। किसने लड़ी? बाजीराव प्रथम ने खूब लड़ाई लड़ी और बहुत सारी लड़ाई में लगातार विजय अजय चलते गए, कहीं किसी से नहीं हारे। आगे बात समझ में? लगातार लड़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, जीतते, साम्राज्य का विस्तार करते चले जा रहे हैं, साम्राज्य का विस्तार इनके होते चला जा रहा है। क्लियर है? समय बीतता चला जा रहा है। ठीक है, जब ये सब घटना होती चली गई, सब घटना आगे बढ़ते चली जा रही है, अचानक से एक दिन ये जा रहे थे घोड़े में सवार होकर, तो इन्हें एक लड़की दिखी जिसका नाम मस्तानी था और ये ऑलरेडी शादीशुदा थे। इनको उनसे प्यार हो जाता है और कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब कि इनको उनसे प्यार हो जाता है, इनको समय देना पड़ता है। अब ये वहाँ से अपने फोकस जो वहाँ से था, युद्ध से था, साम्राज्य विस्तार से था, उसके हट के थोड़ा सा फोकस इनका डाइवर्ट हो गया, घरेलू विवाद भी होने लगे। समझ में आ रही बात? इस कारण से इनका सब समय बीतता चला जा रहा है। मस्तानी से प्यार हो गया था, ये सब घटना घटती चली गई। आगे ले जाना था साम्राज्य को, लेकिन साम्राज्य आगे ना गया, जितने युद्ध जीते उसके बाद इन्होंने रुक गए। और जब ये रुक गए तब यहाँ पर आगे चल के इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठे, पेशवा की, पेशवा में कुछ काम किए, लड़ाई लड़े, प्यार हुआ, प्यार होने के बाद इनका साम्राज्य का जो विस्तार होना था वो रुक गया। ठीक है, तो मस्तानी के प्यार में पागल हो गए। आगे बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद साहू जी, जो आपको बता रहा था साहू जी के बारे में, जो साहू जी थे, संगोला की संधि एक होती है, साहू जी के द्वारा कौन सी संधि होती है? संगोला की संधि होती है, और संगोला की संधि होती है तो याद रखिएगा कब होती है? संगोला की संधि 1750 में होती है। कब होती है? 1750 संगोला की संधि होती है। और संगोला की संधि में जो छत्रपति का पद था, कौन सा? जो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा पद था, छत्रपति, इस पद को समाप्त कर दिया जाता है और पूरी छत्रपति की जो शक्तियां होती है, ताकत होती है, वो सब किसके पास चली जाती है? पेशवा के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? पेशवा, जो प्रधानमंत्री था। अब छत्रपति जा चुका है, पद पेशवा के पास चला गया है और इस पेशवा जो वहां मराठा प्रमुख बन जाता है। क्लियर है? इसी बात समझ, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू संगोला संधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात ध्यान से। इतनी घटना हो चुकी है, इसके बाद क्या होता है? आ जाते हैं कौन? बालाजी बाजीराव। कौन आ जाते हैं? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ये सब नाम आपको याद रखना है। बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम के बाद आ जाते हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, ये जब आए थे तो 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या था? पानीपत। क्या नाम था? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। पानीपत का थर्ड युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761। मराठा प्रमुख कौन है? बालाजी बाजीराव। किसके साथ होता है ये युद्ध? होता है कि अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। किसके साथ होता है? अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। बात समझना ध्यान से, अच्छे से समझना, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली के साथ होता है। बालाजी बाजीराव क्या है? यहाँ पर पेशवा बने हुए हैं। इनके दो क्या थे? सेनापति थे, सदाशिवराव और विश्वासराव। एक थे सदाशिवराव और एक थे विश्वासराव। ठीक है, तो सदाशिवराव जो थे और जो विश्वासराव थे, इन दोनों की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात समझ रहे हो? और ये बाजीराव ये जीत जाते हैं, युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये गद्दी पर बैठे रहते हैं, कुछ अपने संधि करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है इतनी बात?
ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बाजीराव थे इन्हीं को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से नाना साहेब के नाम से भी जाना गया। इतिहास में इन्हें नाना साहेब के नाम से जाना गया। पूछेगा नाना साहेब किसका उपनाम था, तो नाना साहेब किसका उपनाम था, बालाजी बाजीराव का उपनाम था। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना। वेरी गुड। जहाँ पर समस्या लगे, थोड़ा भी डाउट लगे, आप बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बात समझिएगा, कहानी चालू होती है। कौन बना है यहाँ पर, बालाजी बाजीराव। कौन है, बालाजी बाजीराव है। बालाजी बाजीराव समझना, बालाजी बाजीराव के बाद गद्दी पे बैठ जाता है माधवराव। कौन बैठ जाता है, माधवराव। माधवराव के बाद बैठ जाता है नारायण राव। ये सब पेशवा हैं, ठीक है। और इसके बाद गद्दी पर बैठ जाता है माधव नारायण राव। माधव नारायण राव, ठीक है, नारायण राव। तो बात समझना इंपॉर्टेंट है ना। माधव नारायण राव गद्दी पर बैठ जाता है। यहाँ तक बात समझ में। बाजीराव के पास क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध हुआ था, हार गए थे, गद्दी पर बैठे थे, फिर भी हार गए थे। फिर आता है माधवराव। माधवराव जो था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं किया, इनके द्वारा कुछ नहीं किया, उतने योग्य भी नहीं थे, नॉर्मल इन्होंने शासन किया, ठीक है। लेकिन इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाता है, उसका नाम है रघुनाथ राव। नाम आपने सुना होगा, रघुनाथ राव। चाचा थे, रघुनाथ राव चाचा थे, ठीक है। अब रघुनाथ राव क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये हार चुका है, कमजोर है, तो क्यों ना इसे मार दिया जाए और गद्दी पर हंस लिया जाए, मतलब गद्दी पे खुद बैठ जाया जाए, खुद क्या बन जाया जाए, पेशवा बन जाया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, गद्दी पर इसको मारने का प्रयास करते हैं, गद्दी पे कौन जाता है, माधव राव आ जाता है। कौन गद्दी पे आ जाता है, माधव राव गद्दी पे आ जाता है। फिर सोचते हैं क्यों ना इसे मार दिया जाए, यदि इसे मार दिया जाए तो मैं फिर गद्दी पे बैठ के और फिर पेशवा बन जाता हूँ। तो ये जैसे समय बीतता जा रहा है, इसके बाद ये डेथ हो जाती है और इसके बाद कौन बैठ जाता है, नारायण राव आ जाता है। नारायण राव आ जाता है। अब ये भी अगर समय बीत रहा है तो इनका भी समय बीत रहा है। इनका जो पुत्र है वो बड़ा हो रहा है। इनका क्या बड़ा हो रहा है, पुत्र बड़ा हो रहा है। और पुत्र का नाम इनका क्या था, बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था, बाजी राव द्वितीय। ये रघुनाथ राव का पुत्र था, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। बालाजी बाजीराव है, माधव राव है, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव है। रघुनाथ राव इनका चाचा था, उनका जो बेटा है बाजीराव द्वितीय, ये बड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई सबको, वेरी गुड, समझते चलना। ये समय आ गया, इनने कुछ नहीं किया, नारायण राव के द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये जो माधव नारायण राव थे ये थोड़ा योग्य थे, ताकतवर थे। माधव नारायण राव ये क्या थे, योग्य थे। अब समझना, अपन पढ़ रहे हैं इतिहास, अपन पढ़ रहे हैं मराठा में कैसे साम्राज्य स्थापित हुआ और कैसे अंग्रेज इन्वॉल्व हुए। अपन अंग्रेज पढ़ना, कैसे अंग्रेज आए और कैसे अंग्रेज गए, यही हमारा आधुनिक भारत कहलाता है, ठीक है। ये रघुनाथ राव चले गए किसके पास, अंग्रेजों के पास चले गए मदद लेने। भाई अंग्रेज आ चुके हैं, बात समझ आ रही है, अंग्रेज आ चुके हैं। ये अंग्रेजों के पास चले गए मदद लेने। किसके पास चले गए, अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेज इन्वॉल्व होना चालू हो गए। बात समझ में आ रही है, कौन इन्वॉल्व होना चालू हो गए, अंग्रेज इन्वॉल्व होना चालू हो गए, ठीक है। जब अंग्रेज इन्वॉल्व होना चालू हो गए तो समझिएगा बात को, यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ये होता है प्रथम युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है ये किसके किसके बीच होगा, आप समझ सकते हो। बाजीराव द्वितीय जो बेटा था उसका बड़ा हो चुका है, तो बेटे के साथ होता है। किस, अंग्रेज और बेटा वो दोनों साथ में आते हैं। और इधर से कौन रहता है, माधव नारायण राव रहता है। कौन रहता है, माधव नारायण राव। समझिएगा, प्रथम युद्ध होता है, ये होता है बाजीराव द्वितीय प्लस अंग्रेज
ये दोनों मिलके अटैक करते हैं, दोनों मिलके अटैक करते हैं। किसके ऊपर अटैक करते हैं? माधवराव के ऊपर, माधवराव के ऊपर अटैक करते हैं। बात समझ आ रही है? माधवराव के ऊपर अटैक करते हैं। एक संधि होती है इन दोनों के बीच, जब युद्ध होता है इसे बोलते हैं सलवाई की संधि, सलवाई की संधि, सलावाई की संधि। समझिएगा बात, जो सालाबाई की संधि होती है ये 1782 में होती है। कब होती है? 1782 में सालाबाई की संधि होती है। संधि का मतलब होता है युद्ध समाप्त, कि अब हम लड़ लिए, जितना हमको लड़ना था हमने लड़ाई कर ली, अब हमको आगे लड़ाई नहीं करनी है। तो ये इनकी डेथ हो जाती है, माधवराव की डेथ हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? किस संधि के द्वारा प्रथम युद्ध रुका था? ये रुका था सलवाई की संधि के थ्रू। कब हुई थी? 1782 में हुई थी। माधवराव की डेथ हो जाती है, अंग्रेज वापस चले जाते हैं और पेशवा के पद पे कौन आ जाता है? दिमाग लगा के बताना। पेशवा के पद पे आ जाता है बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय जो है कहाँ बैठ गया? गद्दी पर बैठ गया। किसकी गद्दी पर बैठ गया? किसकी गद्दी पर बैठ गया? बाजीराव जो द्वितीय है ये पेशवा के पद पर बैठ गया, मराठा की गद्दी पर। आगे बात समझ में? अब बात को समझना। इसी बीच ये जो पेशवा है कहाँ गया? ये जो पेशवा है ये सब खत्म। ये जो पेशवा है इसके द्वारा अंग्रेजों के साथ एक संधि की जाती है, अंग्रेजों के साथ एक संधि की जाती है। भाई जीत चुके हैं दोनों लोग, अब अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है, इसे बोलते हैं बेसिन की संधि। तो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिन की संधि करते हैं, बेसिन की संधि करते हैं। ठीक है, बेसिन की संधि कब होती है? 31 दिसंबर। कब होती है? 31 दिसंबर 1802। याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि होती है। किसी किसके बीच होती है बेसिन की संधि? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में होती है। जब इनकी संधि हो जाती है तो देखिए बात समझिएगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा होते हैं, है ना। जो इनका क्षेत्र था ये प्रमुख था, लेकिन इसके छोटे छोटे राजा और भी थे। तो ये सब जो इनके छोटे छोटे राजा थे, जैसे होलकर थे, इंदौर के होलकर थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, नागपुर के भोसले थे, है ना। ये सब क्या हो जाते हैं? ये कहाँ बैठे थे? ये पुणे में बैठे थे। ये सब नाराज हो जाते हैं कि आपने अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की। आ रही बात समझ में? अंग्रेजों के साथ संधि आपको नहीं करना था। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब ये सब संधि हो जाती है तो आपस में जितने भी हमारे इनके सहायक रहते हैं और भी जो इनके अधीनस्थ रहते हैं वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। द्वितीय युद्ध कहलाता है वह द्वितीय युद्ध कहलाता है, वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। बात समझना कि अपन लड़ेंगे, है ना। अंग्रेज का सपोर्ट आ जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, सब वापस चले जाते हैं। होलकर एक संधि कर लेते हैं और होलकर के द्वारा एक संधि करके युद्ध को विराम किया जाता है, युद्ध रुक जाता है। ये जो हुआ था 1803 से 1805 तक हुआ था। द्वितीय वाला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। अंग्रेज बाजीराव इन दोनों थे। बात समझना, बेसिन की संधि से नाराज होकर इसके सहायक के द्वारा जितने और लोग थे, गायकवाड़ थे, होलकर थे, सिंधिया थे, है ना, इनके द्वारा इनके ऊपर अटैक किया जाता है, सबको हरा दिया जाता है। जो होलकर होते हैं वो संधि कर लेते हैं और सहायक संधि करके युद्ध को समाप्त कर देते हैं। यानी कि बात समझ में आ गई। अब अंग्रेजों का इन्वॉल्वमेंट मराठा साम्राज्य में अधिक से अधिक बढ़ने लगा है। क्लियर है? क्योंकि बाजीराव द्वितीय दोस्त है उनका, ठीक है, जो वहाँ का प्रमुख है। क्लियर? इस बात समझ आ गई। जब इतनी घटना हो जाती है, इतनी घटना जब हो जाती है तो तृतीय युद्ध की तैयारी हो जाती है। आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध हो जाता है। ठीक है, ये 1817 से 1818 तक चलता है। 1817 से 1818 तक चलता है, एक साल चलता है। ध्यान से समझना, ठीक है। जब तृतीय युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इसमें क्यों होता है इसको ध्यान समझिएगा कि जब पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के सहयोग में है, अंग्रेज समझ गए कि हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है, तो उसके ऊपर दबाव बनाना चालू कर देते हैं। कैसे दबाव बनाते हैं? कहीं जाना है तो जाने नहीं देते, हमसे पूछ के जाओ, हमसे पूछ के करो, कर हमसे लो, इससे करो, तो हर एक चीज़ में इंटरफेयर चालू कर देते हैं। बात समझ रही? जब इंटरफेयर चालू कर देते हैं अंग्रेजों के द्वारा, जब अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी अधिक इंटरफेयर कर दिया जाता है, तब परेशान हो जाता है कौन? बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय जब परेशान हो जाता है, किसके? तृतीय युद्ध पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब बाजीराव द्वितीय
परेशान हो जाता है अंग्रेजों के इंटरफेरेंस से, जब ये काफ़ी परेशान हो जाता है तो ये क्या करता है, अपने पुराने दोस्तों को याद करता है, जो इनके पुराने दोस्त थे। अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, संपर्क बनाता है और कहता है भाई गलती हो गई, क्षमा देना, क्षमा कर दो, गलती हो गई, अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, वो मेरा सांस लेना दूभर कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करने दे रहे, न कर लेने दे रहे, न खाना खाने दे रहे, न पानी पीने दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये अपने दोस्तों से मिलता है, दोस्त नाराज़ होते हैं, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम नहीं मानी, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं, मान जाते हैं, कहते हैं परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम सब मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे, अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र से मार भगाएंगे। आगे बात समझ में इतनी बात होती है। इसके बाद क्या होता है, ये बाजीराव दुत्ती है और इसके जितने दोस्त रहते हैं, जो आपको मैं नाम बता चुका हूँ, वो सब एक साथ होते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा छेड़ते हैं। इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा छेड़ते हैं और बोलते हैं एक युद्ध करना है, जो इतिहास में आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध के नाम से फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब समझना, रणनीति बनाई। अब जब ये रणनीति बन चुकी है, इनके बीच युद्ध होता है, तो अंग्रेज तो ऐसे ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे, इनके पास बंदूकें थी, इनके पास तोप थी, गोला था, बंदूक था, इनके पास तलवार था और इनके पास शक्ति जो थी, जो आर्मी शक्ति, जो ताकत थी, वो काफ़ी कम थी। क्लियर है? अब समझना, अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। सबसे पहले तो पुणे में जो रहते हैं बाजीराव दुत्ती, पुणे के मराठा जो पेशवा रहते हैं, इन्हीं का हार हो जाता है। सबसे पहले तो यही हार जाते हैं, फिर धीरे धीरे सब कोई हारते जाते हैं, धीरे धीरे सब हारते चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट बचता है होलकर। लास्ट पर बचता है होलकर, याद रखिएगा, तो होलकर आपको इंदौर के बताया ना, होलकर, तो वो होलकर बचता है, ये बचता है होलकर, इंदौर के हैं। और होलकर के द्वारा मंदसौर की संधि की जाती है। कौन संधि की जाती है? मंदसौर की संधि की जाती है। कहाँ की जाती है? मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि होती है 1818 में। कब होती है? 1818 में मंदसौर की संधि होती है। युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या होता है उसके बाद, ध्यान समझना, यहाँ तक की बात हो गई। जब बाजीराव दुत्ती हार चुका है तो इसको भेज दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। इसे क्या दिया जाता है? पेंशन अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है और इसे विठुर भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? विठुर। और ये विठुर के जंगलों में अपना जीवन जीने लग जाते हैं। तो परीक्षा का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ भेज जाता है? विठुर। पेंशन दी जाती है, बाजीराव दुत्ती चला जाता है। अब होलकर 1818 विलास संधि करता है, विलास संधि करके युद्ध समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन इसी बीच याद रखिएगा, इस संधि में होता क्या है, जब ये संधि चल रही है तो इसी बीच आपको बताया था इसी बीच आपको बताया था मराठा के लुटेरे थे, शुरू में लूटपाट का कार्य करते थे। आपको स्टार्टिंग में बताया था, शिवाजी के समय की बात है। तो उसी समय पिंडारी आ चुके थे। कौन आ चुके थे? पिंडारी, जो शुरू से थे वो मराठाओं के दोस्त थे। वो क्या थे? प्लस मराठा, वो मराठा के दोस्त थे। कौन थे? पिंडारी। तो पिंडारियों को बुलाया जाता है। पिंडारी आते हैं बड़े बड़े हथौड़े लेके, इतने बड़े हथौड़े लेके आते हैं कि अंग्रेजों को हम ऐसे उड़ के मारेंगे और अंग्रेज टमाटर बन जाएंगे। बात समझ आ रही है? ऐसे खूब मारेंगे हम। ये अंग्रेजों के पास से बंदूक उड़ते थे, गोली मारे, ठाए और खेल खत्म। इसी कारण इसका जो अंग्रेज सेनापति था उसका नाम था थॉमस हिस्लोप। क्या नाम था? थॉमस हिस्लोप। ये कौन था? अंग्रेजों का सेनापति था, काफी योग्य था, ताकतवर था, समझदार था, ये सब कुछ था। ये थॉमस हिस्लोप था। ठीक है, थॉमस हिस्लोप के द्वारा बाजीराव दुत्ती को हराया जाता है और इन पिंडारियों का टोटल दमन कर दिया जाता है। क्षेत्र से पूरे पिंडारियों को समाप्त कर दिया जाता है। पिंडारी जो सहयोग करने आए थे उनका समाप्त ही हो गया, वो पूरे समाप्त हो गए। क्लियर है? तो ये हार गए। होलकर ने संधि कर ली। कब की? 1818 में की। कौन सी संधि की? मंदसौर की संधि की। और यहाँ पर युद्ध समाप्त की ओर चला गया। जब ये सब पूरी घटना हो गई, क्योंकि इनको विठुर भेज दिया गया है, बाजीराव दुत्ती को विठुर भेज दिया गया, अंग्रेजों की पेंशन में जिंदा रहने लगे, तो इस तरह से मराठा साम्राज्य के ऊपर जो मराठा क्षेत्र था उसमें एक छत्र राज हो गया अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। क्या? मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने साउथ बेल्ट में एक स्थान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, बाकी की क्लास बाद में होगी। थैंक यू।